चलिए बच्चों, तो आज शुरू करते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 5, ग्रेविटेशन का आपका लेक्चर नंबर 5। देखिए लेक्चर नंबर 5 में कुछ मैं तुम्हें एक दो न्यूमेरिकल करा देता हूं जो मुझे कराने थे, लास्ट लेक्चर पे हो नहीं पाया था। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग प्रेशर वगैरह स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए आइए। चलिए तो हम लोग ये दो सवाल कर लेते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, masses of the earth and the Mars are in the ratio of 10:1, and their radii are in ratio 2:1. What will be the ratio of the weights of the same body on the surface of these planets A 2/5, B 5/2, C 20/1 और D 1/20। ये हमें करना है। तो चलिए समझते हैं इसको। देखिए, तो अगर ये है हमारे पास, तो इसको देखो, मैंने यही चीज तुम्हें समझाने के लिए बोला था और मैंने तुम्हें समझाया भी था, बहुत डेप्थ में भी लेके गया था मैं तुम्हें। तो मैंने तुम्हें ये समझाया था, जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो वेट का जो रेशियो होगा वो उनके ग्रेविटेशन के रेशियो के प्रोपोर्शनल होगा, यानी ग्रेविटी के। तो वेट ऑन अर्थ और वेट ऑन मार्स की अगर हम बात करते हैं तो G एट अर्थ अपॉन G एट मास होगा। अच्छा, फिर मैंने एक और चीज तुमसे बोली थी कि अगर हम इनको और डील करें तो G मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर अपॉन G मास ऑफ मून मास और दिस का स्क्वायर, तो ये इससे कट जाएगा। तो व्हाट वी हैव टू ऑब्टेन, मास ऑफ अर्थ अपॉन मास ऑफ मार्स, याद आया। और यहां पे क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ मार्स अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। तो बताओ मास ऑफ अर्थ उसका रेशियो कितना दिया है, 10:1। तो यहां लिख देंगे हम 10/1 इंटू ये कितना है, देखो ये जो तुम्हें रेशियो दिया है ये RE/RM का है, कितना 2:1। हमें तो उल्टा चाहिए, तो कितना हो जाएगा, तो RM/RE अगर हम निकाल लेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे, 1/2 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 10 इंटू 1/4। तो व्हाट इज द आंसर, 5/2। तो विच वन इज करेक्ट, 5/2। तो वेयर इज दिस, तो 5/2 इज योर राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, ये कंसेप्ट मैं तुम्हें बता चुका था। ठीक है, अगर आप अपने प्रीवियस लेक्चर के नोट्स को देखेंगे तो आपको ये कंसेप्ट उसमें मिल जाएगा। डन, ठीक है। एक लास्ट सवाल करते हैं, फिर हम इसमें आगे अपने टॉपिक को बढ़ाएंगे। ठीक है, लास्ट सवाल। ठीक है ना, मैंने आपको सफिशिएंट सवाल करा दिए हैं, बहुत सवाल हो गए। अब बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, लास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, और आपके पास जो भी मटेरियल है या जो भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ओके, देखिए समझते हैं। देखो क्वेश्चन है हमारे पास,
क्वेश्चन क्या है? इफ द अर्थ suddenly shrinks to half of its present radius, then the acceleration due to gravity will be A g, B 2g, C 4g, D 8g। ये ऑप्शन हमारे पास हैं, तो इनको हमें डील करना है। ठीक है, तो इनको हमें डील करना है और फिर आगे चलना है। ठीक है, तो ये है हमारे पास, समझते हैं। आइए देखिए, अच्छा, अर्थ हमारा श्रिंक हो रहा है। श्रिंक होने से मास पे फर्क नहीं पड़ेगा, पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए। श्रिंक होने से किस पे फर्क नहीं पड़ेगा? मास पे। तो श्रिंक होने से पहले अगर हम ये मान लें कि ठीक है, वो पहले ऐसी थी, विदाउट श्रिंक ऐसी थी, और ये जो रेडियस था हमारा वो कितना था? r। ठीक है, और मास कितना है? m। तो क्या लिखेंगे? g इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। सही है। अब वो श्रिंक कर गया, जब वो श्रिंक किया तो ये आधा हो गया लगभग, तो हम ऐसा मान लेते हैं ये हो गया, ऐसे आधा हो गया ये, यानी ऐसे श्रिंक कर गई, तो ये कितना हो गया? r/2। अब कितना होगा? तो अगर हम अब g डैश निकालें तो वो जी एम बाई r/2 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? तो क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेगा 4gm बाई आर स्क्वायर, यानी 4 इंटू जी। तो बताओ जी क्या हो गया? तो आप बोलेंगे जी तो बढ़ गया, कितना? 4 गुना। वो भी बढ़ेगा भी, क्यों? क्योंकि भाई अगर ये घट रहा है तो ये क्या करेगा? बढ़ाने लगेगा अपनी वैल्यू को। तो व्हाट इज द आंसर इज देयर? 4g। कितना आंसर होगा? 4g। बना लीजिए। तो दिस इज ऑल अबाउट योर ग्रेविटेशन, कैपलर्स लॉ वगैरह जो भी था। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे इसमें फ्लोटिंग बॉडीज। ठीक है, चलिए बना लीजिए इसको जल्दी से। डन? ठीक है, चलिए अब आप समझते हैं हम आगे चीजों को। देखिए, चलिए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लूइड क्या होता है। ठीक है, फिर फ्लूइड पढ़ेंगे, फिर बायंसी पढ़ेंगे, फिर प्रेशर, ये इस तरह से धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो पहले हम लोग बात करते हैं फ्लूइड क्या है। ठीक है, फ्लोटिंग बॉडीज हम लोग का टॉपिक है ये। तो सबसे पहले हम पढ़ना चाहेंगे फ्लूइड। तो देखिए, फ्लूइड क्या होता है आप लोग जानते ही हैं। द सब्सटेंस विच कैन फ्लो इजीली फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड एज अ फ्लूइड। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? the material flow from one point to another easily is called fluid, and this टेंडेंसी इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? फ्लूइडिटी।
ठीक, तो सबसे ज्यादा जो फ्लूइडिटी होती है वो किसकी होती है आपकी? तो सबसे ज्यादा जो फ्लूइडिटी है वो आपकी गैस की होती है। ठीक है, गैस सबसे तेज फ्लो करती है। तो ये बात समझ में आया। तो हमारा इसमें क्या है एग्जाम्पल? तो एग्जाम्पल है हमारे पास गैसेस, वाटर, मिल्क, हनी, ठीक है, ETC। तो ये सब क्या है हमारे पास? फ्लूइड होते हैं। किस प्रॉपर्टी से फ्लो करते हैं ये? यानी जिस बिहाफ पे ये फ्लो करते हैं वो क्या होती है? फ्लूइडिटी। इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं, यानी मॉलिक्यूल्स के आपस के बीच का जो इंटरेक्शन होता है वो थोड़ा सा वीक होता है। तो इसमें बहुत ज्यादा वीक होता है, इसमें थोड़ा सा कम होता है, इसमें और थोड़ा सा कम होता है, इसमें बहुत कम होता है, इसमें बहुत धीरे धीरे चलेगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आया। चलिए अब एक और बात करते हैं हम लोग, दैट इज योर डेंसिटी। किसकी बात करने जा रहे हैं हम लोग? डेंसिटी की बात करने जा रहे हैं। तो समझते हैं डेंसिटी क्या होती है। तो देखिए, तो अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं, डेंसिटी, तो देखो डेंसिटी जो होती है, हम इसको रो से दिखाएंगे यहां पे। तो डेंसिटी क्या है? पहली चीज तो एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। कैसे मेजर करते हैं इसको? तो डेंसिटी को हम लिखते हैं मास अपॉन वॉल्यूम, यानी जो हमारे पास सब्सटेंस है उसका मास पर यूनिट वॉल्यूम इसको रीड करते हैं। ठीक है, दूसरी बात, डेंसिटी अगर किसी की हाई है, इसका मतलब यह होता है कि उसके मॉलिक्यूल्स बहुत ही कॉम्पैक्ट हैं, यानी एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास हैं। ठीक, यानी छोटे से वॉल्यूम में वो ज्यादा मास कंटेन कर पाएगा, दैट इज कॉल्ड एज अ हाई डेंसिटी। ठीक है, दूसरी चीज SI यूनिट क्या होगी इसकी? SI यूनिट इज kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब पानी और ये सब अगर हम बात करते हैं तो कैसे हम लोग इसकी कंडीशंस लगाएंगे? तो देखिए, अगर हम पानी की बात कर रहे हैं, फॉर वाटर, ये आपको थोड़ा याद रखना है, पानी की दो तरह से हम डेंसिटी डिफाइन करते हैं। ठीक है, एक होती है हमारे पास 1000 kg पर मीटर क्यूब, और एक होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो वो इसी से कन्वर्ट हो जाती है। याद रखिएगा, ये दोनों डेंसिटीज हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ वाटर होती है, बट एट 4 डिग्री सेल्सियस पर। किस पर होगी? 4 डिग्री सेल्सियस। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करके देखें पानी का, तो पानी का वैसे ये तुम्हें कोई जरूरी नहीं है, लेकिन थोड़ा नॉलेज के लिए आप याद रख सकते हैं कि अगर हम ऐसा बना दें और ये डेंसिटी है और ये टेम्परेचर है, क्या है बोलो? टेम्परेचर है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बढ़ता है, ऐसे। तो ये जो पीक आती है ये अबाउट 4 डिग्री सेल्सियस पर आएगी, और ये कितना होगा तुम्हारा? ये होगा 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? ये तुम देख ही रहे हो, उसके बाद घट जाएगा। देखो, इससे कम किया तब भी घटेगा, इससे कम किया तब भी घट जाएगा। डन? बोलो। चलिए अब देखो, अगर हम मरकरी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बोलो? मरकरी की। तो देखो, अगर हम मरकरी की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है समझते हैं। तो मरकरी की अगर हम बात करें, मरकरी यानी डेंसिटी ऑफ मरकरी, अगर डेंसिटी ऑफ मरकरी की हम बात कर रहे हैं, यानी तो हमारे पास इसकी डेंसिटी होती है 13,600 kg पर मीटर क्यूब, इतनी होती है। ठीक है, और अगर हम उसमें बात करें ग्राम पर सीसी में, तो 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये बात समझ में आया? ओके, अब एक और टर्म में तुम्हें यहां डिफाइन करने जा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एज अ स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब देखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है समझना। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी से पहले हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव डेंसिटी। देखिए, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है वो समझते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी होती है आपकी
रिलेटिव डेंसिटी जो होती है, रिलेटिव डेंसिटी जो होती है वो होती है हमारी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। थोड़ा ध्यान देना, देखो क्या लिख रहा हूं, वाटर इतना लिख के मत छोड़ना। कब? 4 डिग्री सेल्सियस। समझ गए नहीं? कितने पर होना चाहिए वो? 4 डिग्री सेल्सियस पे हाईएस्ट होना चाहिए। दूसरी बात, इसका दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या नाम होता है इसका? बोलो, स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्लियर है बात? अच्छा, अब दूसरी बात याद रखना, रिलेटिव डेंसिटी हैज नो यूनिट। इसका कोई यूनिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये भी डेंसिटी तो वैनिश हो जाएगा। इट इज अ नंबर। क्या होती है? ये एक नंबर होता है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, कैसे पता चलेगा? तो देखो, अगर मैं तुमसे बोल रहा हूं कि मरकरी की बताओ, तो आप लिखेंगे डेंसिटी ऑफ, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी अगर हम निकालें तो कितना लिखेंगे? 1300 दिस डिवाइडेड बाई 1000, तो कितना आ जाएगा? 13.6। ये आपकी मरकरी की रिलेटिव डेंसिटी है। रिलेटिव डेंसिटी का सिग्निफिकेंस ये होता है कि वो ये बताता है तुम्हें कि जो गिवन सब्सटेंस तुम्हें दिया गया है वो पानी के कंपैरिजन में कितना भारी है, यानी कितना टाइम्स उससे ज्यादा डेंस है। ठीक है? तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? तो ये इंडिकेट कर रहा है कि Hg इज 13.6 टाइम्स हैवियर देन वाटर। अब आया समझ में? कुछ आया समझ में? बताओ। तो ये इतना हैवियर होता है, तो ये हमें इससे पता चल जाता है कि इतना हैवियर होगा। क्लियर है बात? तो कभी भी तुम्हें रिलेटिव डेंसिटी दी जाए, तुम पानी की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देना और उसका जो भी सब्सटेंस की दी गई होगी उसकी डेंसिटी कैलकुलेट कर ली जाएगी। सही है? चलिए आगे बढ़े अब थोड़ा सा और। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया। स्केलर है, ये सब ठीक। आइए और समझते हैं। देखिए, चलिए रब कर दें, बना लिया। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी रिलेटिव डेंसिटी को ही कहते हैं। दूसरी चीज, ये डायमेंशनलेस या यूनिटलेस होती है। तीसरा, ये एक नंबर होता है। नंबर क्या सिग्निफिकेंस करता है कि कोई चीज कितना पानी से कितने टाइम्स भारी है। ठीक है? चलिए आगे बढ़े अब। ओके, देखिए अब इसमें एक क्वेश्चन तुम लोगों से पूछा जाता है, हम वो डिस्कस कर रहे हैं, मिक्सिंग ऑफ लिक्विड्स। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, थोड़ा कंसेप्ट से समझिएगा। ठीक है? क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल आ चुके हैं और आने के चांसेस भी हैं। तो देखिए, अगर मैं आपसे ये बोलता हूं, मिक्सिंग ऑफ लिक्विड्स में बात कर रहे हैं हम लोग, मिक्सिंग ऑफ लिक्विड्स, मिक्सिंग ऑफ लिक्विड्स। अगर हम इसकी बात करें तो समझिए कैसे करते हैं। तो मैं इसमें 2 केस कराऊंगा तुम्हें, 2 केस में से ही कोई एक केस मिलेगा तुम्हें। ठीक है? समझना। अगर मैं तुमसे ये बोलता हूं कि ठीक है, मेरे पास पहले हम बात कर रहे हैं कि मेरे पास ये एक लिक्विड है, दिस इज अ लिक्विड, ये एक लिक्विड है मेरे पास, ये। ठीक है भाई, लिक्विड 1, इसका नाम है लिक्विड 1, और ये एक और लिक्विड है। ठीक, ये है लिक्विड 2। क्या नाम है इसका? इसका नाम है लिक्विड 2। अब समझना, आपसे कहा गया कि इसका जो डेंसिटी है इसकी वो ρ1 है और इसका जो मास है वो m1 है। इसकी जो डेंसिटी है वो ρ2 है और मास जो है वो m2 है। ठीक है? अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया, क्या कर दिया बोलो? मैंने इन दोनों को मिक्स करके एक नया लिक्विड तैयार किया। ठीक है? ये एक नया लिक्विड आ गया, तो तुमसे कहेगा इसका डेंसिटी बोलो। इसकी क्या बोलो? डेंसिटी। समझना बात को। अगर इसकी डेंसिटी निकालना है तो ये बताओ डेंसिटी की डेफिनेशन क्या थी। तो अगर हम इस डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी हमारा सीधा होता है मास अपॉन वॉल्यूम।
बताओ एग्री हो कि नहीं इस बात से? क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो जरा ध्यान से सुनना। अब मैं अगर ये बोलूं कि मैंने इसको और इसको मिक्स करके इसमें डाल दिया, तो आप ये बोलेंगे कि मास तो कंजर्व्ड क्वांटिटी होती है, जितना इसका है जितना इसका है, दोनों का सम ही इसके अंदर गया होगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m। चलो ये निकल आया। अब क्या बचा? वॉल्यूम बचा। तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे? तो अभी तुमने पढ़ा डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम निकाला तो क्या करोगे? बोलो, मास अपॉन डेंसिटी। करोगे कि नहीं? बिल्कुल। तो बताओ जरा V क्या होगा हमारे पास? तो V होगा V1 प्लस V2। कैसे निकालोगे? तो M1 अपॉन रो1 प्लस M2 अपॉन रो2। बोलो, निकालोगे कि नहीं? पक्का? तो ये आ गया हमारे पास। अगर ये आ गया तो देयरफॉर अब हम क्या कर देंगे बताओ? तो हम निकालेंगे डेंसिटी इज इक्वल टू M1 प्लस M2 अपॉन M1 रो1 प्लस M2 रो2। बोलो, निकालोगे कि नहीं? ठीक है, सही आ गया, गुड। अब मान लो मैंने तो 2 लिक्विड का कराया, उसने 3 या 4 लिक्विड का दे दिया, तो कैसे करोगे? कुछ नहीं, सिमेट्री लगा देना। तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोर देन 2 लिक्विड्स। तो M1 प्लस M2 प्लस M3 अप टू दिस डिवाइडेड बाई M1 अपॉन रो1, M2 अपॉन रो2, M3 अपॉन रो3 अप टू डैश डैश। तो ये हमारे पास आ जाएगा। समझ गए कि नहीं? बोलो, आया समझ में? अब जरा एक न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं, ठीक है? चलो इसको बना लो पहले जल्दी से, फिर इसमें कंडीशन लेंगे, फिर न्यूमेरिकल करेंगे। बनाओ इसको जल्दी से, पहले आप लोग जल्दी से बना लीजिए। बना लिया? देखिए अब इसमें एक कंडीशन दे रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। कंडीशन क्या दे रहा हूं? देखो, अगर वो ये बोले तुमसे, अब यहां पे कंडीशनली क्वेश्चन आता है, वो समझना। अगर मैं तुमसे ये कह दूं कि इफ, क्या कंडीशन कह रहा है? कि इफ m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, ये हमने मान लिया कि दोनों के मास बराबर हैं, तो हाउ वी कैन मैनिपुलेट दिस? तो कैसे मैनिपुलेट करेंगे? तो हम लिखेंगे रो इज इक्वल टू m प्लस m अपॉन m 1 अपॉन रो1, 1 अपॉन रो2। तो क्या आ जाएगा? 2m अपॉन m 1 अपॉन रो1, 1 अपॉन रो2। m से m कट जाएगा, तो क्या मिलेगा? 2 इंटू रो1 इंटू रो2 अपॉन क्या आ जाएगा? रो1 प्लस रो2। आ जाएगा कि नहीं? तो ये हमारा आ गया आंसर। क्या आ गया? तो 2 इंटू रो1 इंटू रो2 अपॉन रो1 प्लस रो2। तो ये क्या है? सिर्फ 2 लिक्विड के लिए। अच्छा, 3 4 5 6 इस तरह से हुए तो कुछ नहीं करना तुम्हें। देखो यहीं पे मैनिपुलेशंस कर लो। अगर हम बोले कि n मासेस हैं यानी n लिक्विड्स हैं, तो देखो कैसे करेंगे हम लोग, समझिएगा। देखो, तो अगर मेरे पास ये है, तो इसके लिए मैं कैसे मैनिपुलेट करूंगा? तो मैं लिखूंगा रो इज इक्वल टू, ऊपर क्या आ जाएगा? m इंटू एन। याद करो मैंने एवरेज स्पीड जब पढ़ा रहा था तब ऐसा आया था, इक्वल डिस्टेंस कवर्ड, तब आपने इस तरह का कंडीशन लगाया था। तो यहां पे क्या है? m इंटू 1 अपॉन रो1 प्लस 1 अपॉन रो2 अप टू 1 अपॉन रो n, और m से m कट जाएगा। तो थोड़ा सा हम क्या करेंगे अब इसको बताओ? तो थोड़ा सा हम इसको मैथमेटिकली अरेंज करके लिख देंगे। कैसे लिखेंगे बताओ? तो इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो क्या लिखेंगे? 1 अपॉन रो1, 1 अपॉन रो2, 1 अपॉन रो3 अप टू 1 अपॉन रो n इज इक्वल टू n अपॉन रो। ये आ गया हमारे पास, ठीक है? तो ये बात समझ में आ रहा है? चलिए, तो ये बात क्लियर हो गई? ओके, गुड। अब इसमें न्यूमेरिकल करना बताता हूं मैं तुम्हें कैसे करना है। ये आप पहले बना लीजिए आराम से। ये क्वेश्चन एएमयू ने डायरेक्ट पूछा है तुमसे, डायरेक्ट एकदम, कुछ नहीं दिया, सीधा यही बोला था कि दो लिक्विड है, एक की डेंसिटी रो1 है, एक की डेंसिटी रो2 है, दोनों के मास बराबर है, मिक्स कर दिया, तो बताओ डेंसिटी कितना? ये रहा डेंसिटी, ठीक। अच्छा, एक और बात याद रखना, ये कैसा मीन बता रहा है? ये सब तुम्हें याद होगा, हार्मोनिक मीन बता रहा है। कौन सा मीन बता रहा है? हार्मोनिक मीन। याद आया? चलिए आगे बढ़े। अब देखो मैं तुम्हें न्यूमेरिकल करवाता हूं इस पे, कैसे न्यूमेरिकल तुमसे पूछेगा। देखो
वैसे तुम बना ही दोगे उसमें। अब तो देखो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे दूसरा कंसेप्ट देखते हैं इसमें। देखिए क्वेश्चन क्या है, 3 लिक्विड्स, चलो मैं 3 ले लेते हैं, चलो 3 लिक्विड्स ऑफ इक्वल masses having densities are rho, 2 rho and 4 rho. Rho, 2 rho and 4 rho. Find the density when they are mixed. जब हम इनको मिक्स कर देंगे तो डेंसिटी कितनी होगी, ठीक है, ये हमें बताना होगा। क्लियर है बात? तो चलिए करके देख लेते हैं अब इसको। ए ऑप्शन है आपके पास 7/3 रो, 3/7 रो। सी ऑप्शन है 8/3 रो, और डी ऑप्शन है आपके पास नन ऑफ दीज। करो, इक्वल मासेस हैं, ये ध्यान रखिएगा। बताइए कैसे करना है। बताइए जल्दी से। अब हमें इसके बारे में डिस्कस करना है। तो देखिए आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे ठीक है इसमें कोई दिक्कत है नहीं, तो 3 है ना, तो क्या करेंगे हम लोग 1/रो इज इक्वल टू n अपॉन, सॉरी कैसे करेंगे देखो समझना। तो क्या है हमारे पास फॉर्मूला, हमारे पास फॉर्मूला है 1/रो1, 1/रो2, 1/रो3 इज इक्वल टू 3/रो। ये हम लिख देंगे क्योंकि n की वैल्यू 3 सेट कर दी हमने। अब बताओ ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/रो, ये आ जाएगा 1/2 रो, और ये आ जाएगा 1/4 रो, 3/रो। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं जरा क्या आ रहा है। तो इसमें अगर हम करें तो देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया बताओ, 4 और 2 6 और 1 7। तो ऊपर कितना आ रहा है जल्दी बोलो, सही करा है ना मैंने, देख लेना। तो कितना आ रहा है ऊपर 7, नीचे कितना आ रहा है 4 रो, सही है, सही है। इज इक्वल टू कितना आ गया 3, इसको कुछ और मान लेते हैं रो डैश, ठीक है, ये हमें निकालना है रो डैश। तो रो डैश चाहिए तो ये ऊपर चला जाएगा नीचे आ जाएगा, तो रो डैश इज इक्वल टू आ रहा है 12/7 रो। कितना आ रहा है जल्दी बोलो, 12/7 रो। तो क्या आंसर होगा, तो आंसर होगा नन ऑफ दिस। तो समझ में आ गई अब तुम्हारे, ठीक है। अब देखो इसके अंदर जो है हमारे पास जो लिक्विड है वो क्या है, अब हम जो केस कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि अगर इसका वॉल्यूम V1 है और इसका वॉल्यूम अगर V2 है तो मिक्स करने पर डेंसिटी क्या होगी। ठीक है, बनाइए इसको जल्दी से, फिर ये करते हैं। चलिए तो ठीक है, अब ये वाला केस हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये तो आई होप आपको समझ में आएगा, ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा। मैंने 3 वाला कराया, अगर 2 वाला मान लो ये और ये दिया जाता फिर तो आप सीधा डायरेक्ट ही उड़ा देते। अगर मान लो ये दोनों दे दिए जाते, सिर्फ ये दोनों, तो उसको कुछ नहीं करना था। रो डैश इज इक्वल टू 2 इंटू रो इंटू 2 रो अपॉन कितना आ जाएगा नीचे 3 रो, तो ये कट जाएगा, बस आ गया आंसर ये लो। तो ये तो आपका धुआं निकाल दोगे इजीली, तो इसमें कुछ ज्यादा आपको करना नहीं है, इजी टास्क होगा। चलिए आगे बढ़े, चलिए देखिए हाँ, अब हम इसके डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें अब देखो हमें क्या दिया, इसमें वॉल्यूम दिया है, तो वॉल्यूम भी कंजर्व्ड होगा। मतलब क्या, मतलब सॉरी ऐसे समझिए, 2 हमारे पास वेसल है, एक वेसल में 1 लीटर वाटर है, 1 लीटर में एक वेसल में 1/2 लीटर वाटर है। अगर दोनों को मिला के हमने किसी एक वेसल में डाला तो 1.5 लीटर ही रहेगा, यानी वॉल्यूम कंजर्व्ड होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसमें बात करें तो हमारा V कितना आ जाएगा, जब हम इसमें मिक्स करेंगे तो V आएगा ना, तो V1 प्लस V2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बताओ, V1 प्लस V2। तो
तो अगर V1 प्लस V2 आ रहा है हमारे पास, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, बताइए। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, मास की हमें जरूरत पड़ेगी। तो अगर हम मास के लिए बात करें, ठीक है, ये तो आ गया हमारे पास। अब मास, हाउ वी कैन फाइंड द मास। तो मास की अगर हम बात करें तो हम बोलेंगे डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो सिंपल मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, खत्म। समझ में आया कि नहीं। तो ये चीज रहेगी हमारे पास। तो अब बताओ कैसे निकालेंगे मास। तो मास हम बोलेंगे m1 प्लस m2, देन हाउ वी कैन फाइंड m2, ρ1 इंटू v1 प्लस ρ2 इंटू v2। इतने प्यार से निकल जाएगा। अब क्या करना है, ये डेंसिटी तो निकालनी है, निकाल लो। तो डेंसिटी क्या लिखोगे, तो डेंसिटी हम लिखेंगे रो इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे बताओ, ρ1 इंटू v1, या पहले ऐसे लिख लो, रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। यही होता है बेसिक फॉर्मूले पे दम, ये बेसिक होता है, बिल्कुल बर्डन नहीं लेना है, ये बेसिक होता है। तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे रो इज इक्वल टू m1 प्लस m2 अपॉन v1 प्लस v2। यही तो करना पड़ेगा। अब m1 कितना है, तो रो इज इक्वल टू m1 कितना है, ρ1 इंटू v1 प्लस ρ2 इंटू v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये बात समझ में आया, क्लियर। अब ऐसे बहुत सारे होंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्या करना है, बहुत सारे हैं अगर हमारे पास, तो हम लोग क्या कर देंगे, कुछ नहीं, हम लिखेंगे रो इज इक्वल टू क्या करेंगे बताओ, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस क्या करेंगे, ρ1 v1 प्लस ρ2 v2 प्लस ρ3 v3 एंड सो ऑन, डिवाइडेड बाई ρ1 प्लस क्या होगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डैश डैश। ये हमें मिल जाएगा। आया समझ में कि नहीं। तो ये चीज हमें समझ में आ गई। अब इसमें फिर कंडीशन देगा, क्या कंडीशन होगी, कि इफ वॉल्यूम्स आर इक्वल। चलो लगाते हैं कंडीशन, ये लिख लिया आप लोगों ने। चलिए देखिए अब कंडीशन लगा रहे हैं हम इस पर। देखिए क्या है समझना। तो क्या है क्वेश्चन, क्या है, अगर हम ये कंडीशन लगा दें कि इफ v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v3 इज इक्वल टू डैश डैश इज इक्वल टू vn इज इक्वल टू v, तो क्या हो जाएगा, तो डेंसिटी इज इक्वल टू हो जाएगी ρ1 प्लस ρ2 प्लस ρ3 अप टू ρn इंटू v अपॉन n इंटू v से v वैनिश हो गया। तो क्या मिला हमें, तो रो इज इक्वल टू ρ1 प्लस ρ2 प्लस ρ3 अप टू ρn डिवाइडेड बाई n। यानी क्या है ये, तो इसको बोलते हैं हम लोग अरिथमेटिक मीन। क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन। आया बात समझ में। चलिए अब इस पे एक न्यूमेरिकल बनाते हैं। चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल। चलिए देखें, लिखें क्वेश्चन, चलिए समझते हैं। Two liquids whose densities are 3 gram या 4 gram per centimeter cube and and 8 gram per centimeter cube, then
their ratio of volume is 7:3 respectively. They are mixed together. Find density after mixing. ठीक है, तो मिक्सिंग के बाद कितनी डेंसिटी हो जाएगी ये आपको बताना है। इसको हम ले लेते हैं थोड़ा सा 14। ठीक है, तो अब हमें बताना है, वो ए ऑप्शन है तुम्हारे पास 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, बी ऑप्शन है आपके पास 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सी ऑप्शन है आपके पास 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डी है नन ऑफ दीज। बताइए, बढ़िया क्वेश्चन है, मैंने बहुत सिंपल नहीं दिया है, थोड़ा सा ट्रिकी बना दिया है इसको। ठीक है, चलिए करते हैं, देखिए आइए, घबराना मत, बहुत इजी है, समझते हैं आइए। हाँ भाई, तो दो लिक्विड्स हैं, एक की डेंसिटी कितनी है 4, दूसरे का दिस, पहले वाले का वॉल्यूम 7:3 में जा रहा है, तो समझना जरा। तो मैं ये कह सकता हूं कि डेंसिटी जो मेरी होगी, डेंसिटी जो होगी हमारे पास, वो होनी चाहिए ρ1 V1 प्लस ρ2 V2 अपॉन V1 प्लस V2, होना चाहिए कि नहीं? ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया ρ1 और ये क्या हो गया हमारे पास ρ2। अब बता V1 और V2, तो अगर मैं बोलूं कि V1 जो है मेरे पास वो 7x है और V2 जो है वो मेरे पास 3x है, खत्म, निकालो। तो ρ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ, 4 इंटू 7x प्लस 14 इंटू 3x अपॉन 10x, यानी दोनों को ऐड कर दिया। तो देखो कितना आ रहा है बताओ, 28 और 42 यानी 70x अपॉन 10x, तो बस खत्म। कितना आ रहा है 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो व्हाट इज द आंसर इज देयर, दिस। कैलकुलेशन देख लीजिएगा, 28 42 कितना होता है 70, दैट्स। तो ये थोड़ा सा बढ़िया प्रॉब्लम है, थोड़ा सा आपका आईक्यू लेवल हाई करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह के प्रॉब्लम आप डील कर लेंगे, समझ में आ गई बात। चलिए अब हम थोड़ा सा अपने कंसेप्ट्स को और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये बात दोनों प्रॉब्लम समझ में आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं इसमें प्रेशर क्या होता है। पहले हम थ्रस्ट देखना चाहते हैं, व्हाट इज द थ्रस्ट, ठीक है। थ्रस्ट की हम लोग बात कर लेते हैं पहले। चलिए आइए देखते हैं थ्रस्ट क्या होती है, समझते हैं आइए। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए बढ़े अब आगे, ठीक है। आइए देखिए, चलिए चलें, ओके। समझिए अब नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है या टॉपिक है वो है हमारे पास थ्रस्ट। क्या है बोलो, थ्रस्ट। चलिए समझते हैं थ्रस्ट क्या होता है। थ्रस्ट का बहुत सिंपल फॉर्मेट होता है कि आपकी किसी भी सरफेस पर नेट या टोटल परपेंडिकुलर फोर्स कितना काम कर रही है वही आपका कहलाता है थ्रस्ट। क्या कहते हैं थ्रस्ट, द
टोटल परपेंडिकुलर, चलो मैं लिख देता हूं पूरा, परपेंडिकुलर फोर्स एक्टेड ऑन द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। क्या कहते हैं उसको बताओ? थ्रस्ट कहते हैं। ये बात समझ में आ गया? दिस इज द थ्रस्ट। यानी अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास एक ये बॉडी है, एक ये सरफेस है, और इस पे मैंने ऐसे बहुत सारी फोर्स लगा दी, F1 लगा दी, F2 लगा दी, F3 लगा दी, तो बताओ थ्रस्ट कितना है? तो थ्रस्ट जो होता है, थ्रस्ट इज अ फोर्स, तो F1 प्लस F2 प्लस F3 सबको ऐड कर दिया जाएगा। ये समझ में आ रहा है? इसको एक तरह से आप डाउनवर्ड थ्रस्ट भी कह सकते हैं, और नीचे से लगा दिया अगर ऊपर की तरफ तो उसे अप थ्रस्ट कहने लगते हैं। क्लियर है अब बात? चलिए, समझ में आई अब बात? अगर थ्रस्ट तुम्हें समझ में आ रहा है, देन वी हैव टू स्टार्ट योर अबाउट प्रेशर। किसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं हम लोग? प्रेशर के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए प्रेशर के बारे में देख लेते हैं। तो प्रेशर क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। प्रेशर बहुत अच्छी चीज है। प्रेशर ठीक, प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है? तो प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर क्या है हमारे पास? फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको क्या कहते हैं हम लोग? प्रेशर कहते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं हम इसको, प्रेशर को? तो प्रेशर को हम लिख सकते हैं, तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। बस थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, एक्चुअल में ये जो फोर्स होती है ये होती है परपेंडिकुलर फोर्स। कोई भी फोर्स नहीं, परपेंडिकुलर फोर्स की बात करता है। तो अगर ये परपेंडिकुलर फोर्स है, इसीलिए आपकी किताबों में लिखा होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया। क्या लिखा होता है? थ्रस्ट अपॉन एरिया। ये बात समझ में आया आप तुम्हारे लिए? चलिए, बात समझ में आ गया? ओके, अब आगे बढ़े। चलिए देखिए, अब ये कैसी क्वांटिटी होती है? तो देखो, होती तो ये टेंसर है, लेकिन आपको ध्यान रखना है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, चलिए साहब ठीक है, स्केलर क्वांटिटी भी हो गई। अब बात आता है इसकी यूनिट क्या होती है। तो देखो, SI यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसको बोलते हैं पास्कल। क्या बोलते हैं हम लोग? पास्कल। क्लियर है बात? ओके। अब देखो, जितना एरिया हाई होगा, यानी प्रेशर हमारे पास क्या है समझना। तो प्रेशर जो है वो हमारे पास है फोर्स अपॉन एरिया। सही? तो अगर हम बोलें कि पहला चीज कि P जो है वो क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। बिल्कुल सही है। इसीलिए किसी चीज को अगर हमें काटना होता है प्रेशराइज करके, तो हम उसकी एज को बहुत ज्यादा शार्प रखते हैं। जैसे नाइफ, ब्लेड, समझ रहे नहीं, सीजर, तो उनकी जो एजेस होती है उनको बहुत ज्यादा शार्प रखना होगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा फोर्स लगाने पर भी प्रेशर क्या हो जाना चाहिए? हाई। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हम उसको फोर्स लगाना। ब्लंट हमारा नाइफ हो जाता है तो तुम्हें पता है कि बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है एक टोमेटो को या एक पोटैटो को काटने के लिए। अगर बहुत शार्प हो तो उसको आप बहुत ही प्यार से काट सकते हैं। ठीक है? तो इसका मतलब यह हुआ कि इसका अगर हम ग्राफ देखें तो कैसा आता है। तो ग्राफ अगर हम देखेंगे तो प्रेशर वर्सेस एरिया पे जो ग्राफ आपका प्लॉट होता है वो कुछ इस तरह का होगा। है बात समझ में? तो घटता है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि P1 अपॉन P2 बराबर होता है A2 अपॉन A1 के। ये आपको मेमोराइज, या ऐसे लिख लेना कि P1 इंटू A1 बराबर होगा P2 इंटू A2, क्योंकि कांस्टेंट है ना ये क्या है? कांस्टेंट ही तो है। अच्छा, दूसरा क्या होगा कि प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अच्छा, इसमें एक और चीज होती है, हाई प्रेशर। हाँ, तो इसको रिड्यूस भी करना पड़ता है कभी कभी। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे डैम होते हैं उनकी नीचे वाली वॉल को बहुत चौड़ा बना देते हैं। तो उससे क्या होगा, अगर ये बहुत ज्यादा हो गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। हमारे जो बैक की स्ट्रिप्स होती हैं वो भी चौड़ी बनाई जाती हैं। अगर पतला कर दोगे तो आपके कंधे पे जो है, यानी आपके शोल्डर पे जो है प्रेशर हाई हो जाएगा, तो आपको दिक्कत होगी। आपने निडल भी देखा होगा। निडल कैसा होता है? तो निडल ऐसा होता है, देखा है ना, इस तरह का।
तो यहां पे इस तरह की पॉइंटिंग क्यों कर रहे हैं? ताकि वो आपकी वीन में, सॉरी आर्टरी में या वीन में ही लगाते हैं, वीन में आराम से चला जाए, ठीक है, जो भी आप जिसमें भी लगाते हैं तो उसमें ये इजीली चला जाए, ठीक। अब फोर्स की अगर हम बात करें तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो क्या होगा, जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा प्रेशर हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ आ जाएगा, समझ गए कि नहीं है? लेकिन प्रेशर क्या रहेगा और एरिया क्या रहेगा यहाँ पे कांस्टेंट। याद रखना यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है। यानी जिस क्वांटिटी की बात करते हैं उसको छोड़ के बाकी सारी क्वांटिटी कांस्टेंट कंडीशन में आ जाती हैं। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं बताओ, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू F1 अपॉन F2। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्लियर? चलिए अब थोड़ा सा और समझते हैं। देखो देखिए, ओके, अब देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहे हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अगर हम बात करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या होता है कि हमारे पास जो है बैरोमीटर जो होता है हमारा, उससे हम इसको मेजर करते हैं। तो इट इज मेजर्ड बाय बैरोमीटर, ये थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। तो 1 ATM, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो बराबर होता है 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। यानी इतना प्रेशर हमारे ऊपर लग रहा होता है, किसकी वजह से, एटमॉस्फेयर की वजह से। तो जैसे मेरे ऊपर अभी कितना लग रहा होगा, इतना लग रहा होगा, इस टेबल पे कितना लग रहा होगा, इतना ही लग रहा होगा, आपकी टेबल पे कितना लग रहा है, इतना लग रहा होगा, ठीक है। एक और चीज, दूसरी यूनिट होती है बार। तो एक बार जो होता है वो बराबर होता है 10 टू द पावर 5 पास्कल के, ये ऐसा ही यूनिट है। तो 1 ATM जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो 1 ATM जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1.013 बार। ये बात समझ में आ रही है? इन शॉर्ट इसको ऐसे लिख देता है बार, ठीक। अच्छा ठीक है। अब एक और यूनिट होती है CGS, क्या, टॉर। तो याद रखना 1 टॉर जो होता है 1 टॉर, ठीक है, बराबर होता है या ऐसे लिख लेते हैं हम लोग कि 1 ATM जो होता है वो बराबर होता है 760 टॉर के। किसके, 760 टॉर। अब देखिए ये CGS यूनिट है टॉर, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा। अब देखो एक और चीज समझते हैं इसमें, क्या समझना है एक और चीज, देखो अगर कभी भी ऐसा हो कि, हाँ इसमें देखो हमने मरकरी बैरोमीटर का इस्तेमाल किया था, तो देखो आप लोगों ने ये देखा होगा, तो मरकरी बैरोमीटर इस तरह का होता है, ठीक है, इस तरह से था जब उसको मेजर्ड किया गया था, ये इस तरह से, ये, और इसमें क्या भरा हुआ था, मरकरी। ये क्या भरी हुई है, मरकरी। और ये क्या, एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें कुछ नहीं है, खाली है ये। तो इसमें क्या हुआ, यहां पे एक प्रेशर लगने लगा, यहां पे क्या लगने लगा बताओ, प्रेशर, कितना, P0। ये P0 प्रेशर इस पे आने लगा। जब इस पे P0 प्रेशर काम करना शुरू किया तो जाहिर सी बात है क्या होगा बताओ, यहां से अगर कोई दबाएगा इसको तो यहां पे क्या होगा, लिक्विड ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा, ऐसे चढ़ना शुरू हो जाएगा। तो यहां चढ़ते चढ़ते वो यहां पे जाके रुक गया। बताओ कब रुका होगा, ये तब रुका होगा ना जब यहां पर भी इतना ही प्रेशर आ गया होगा, यहां पे P0। तो ये एक हाइट मेजर्ड हो गई H, वो हम स्केल से कर सकते हैं। तो जब इसको स्केल से मेजर्ड किया गया मरकरी में, तो H की वैल्यू जो थी वो आई थी 76 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर। तो आपकी किताबों में एक चीज लिखी होती है, अब समझना वो क्या होती है। तो वो लिखा होता है कि 1 ATM इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। इसका क्या मतलब है, एट सी लेवल, एट सी लेवल। क्या लिखा होता है, सी लेवल। क्या मतलब कि आपका एपरेटस सी के आसपास के लेवल पर, जैसे ये सी है हमारा, तो और ये हमारा ग्राउंड है,
तो ये इस तरह से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़ी माउंटेन पे जाके इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो फिर वो प्रॉब्लम में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन नहीं लगानी है। तो ये चीज आपको समझ में आ रहा है, तो ये हमने इस तरह से निकाल लिया था, ठीक है। अभी समझेंगे ये आएगा कैसे, ठीक है। तो ये चीज आ गया, तो आप समझ गए ना। 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg का मतलब है कि अगर हमारे ट्यूब के अंदर मरकरी जो है वो 76 सेंटीमीटर ऊपर आ जाती है, तो वो वही प्रेशर एक्सर्ट करेगी जो हमारे ऊपर कौन एक्सर्ट कर रहा होगा, बोलो, तो एटमॉस्फेयर जो कर रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा, यहां पे क्या था, तो यहां पे वैक्यूम था। यहां पे क्या था, वैक्यूम। किसने क्रिएट किया था, टॉरिसेली ने, टॉरिसेलीज। तो इसको वैक्यूम, टॉरिसेली वैक्यूम भी कहा जाता है, ठीक है। थोड़ा सा याद रखिएगा, वैसे इतनी कोई जरूरी है नहीं। ये समझ में आया। अच्छा, कभी कभी इसको ऐसे भी लिखेगा 180 m इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg। आप समझ गए ये नहीं। अब देखो 1 टॉर जो होता है, अब तुम समझ सकते हो, 1 टॉर जो होता है वो बराबर होता है 1 mm ऑफ Hg के। किसके बराबर होता है, जल्दी बोलो, 1 mm ऑफ Hg, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक याद रखेंगे चीजों को। अब एक और चीज पढ़ लेते हैं, मैनोमीटर क्या होता है, ठीक है। मैनोमीटर अभी और इसके बारे में डिस्कस करेंगे जब बायनेंसी पढ़ लेंगे, ठीक है। मैनोमीटर अब समझते हैं क्या होता है। लिखिए जल्दी से, आप लोग इसको लिख लीजिए जल्दी। चलिए, तो हम क्या पढ़ रहे हैं आप लोग, मैनोमीटर। तो देखिए, अगर हम मैनोमीटर के बारे में बात करें, मैनोमीटर, तो अगर हम मैनोमीटर की बात कर रहे हैं, मैनोमीटर, तो देखिए मैनोमीटर क्या करता है, तो सिंपल सा याद रखना, मैनोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर ऑफ गैस इन अ क्लोज्ड वेसल। जैसे हमारा सिलेंडर, एलपीजी का जो सिलेंडर है उसमें कितना प्रेशर है, अगर उसको हम लगा के देखेंगे तो हमें क्या बताएगा, कितना प्रेशर है। तो क्या याद रखोगे, इट इज यूज्ड टू मेजर, इट इज यूज्ड टू मेजर pressure of gas in a closed vessel। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये हम थोड़ा सा याद रख सकते हैं। डन। चलिए अब आगे बढ़े, चलिए समझते हैं। देखिए, तो ये बात तो हमें समझ में आ गया, ओके, ये बातें हमें समझ में आ गई, ठीक। चलो आगे बढ़े अब हम लोग। चलिए, अब हम लोग ये देखना चाहते हैं कि अगर हमारा कोई वेसल है उसमें पानी भरा हुआ है, तो वो वेसल जो है वो उसके पानी, वो जो वेसल है उसके बॉटम पे कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ये हमें देखना है, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए, तो मान लीजिए कि हमारे पास ये एक वेसल है इस तरह से, दिस इज दी वेसल, ये एक लिक्विड कॉलम है ये, और यहां पे पानी या कोई लिक्विड इतना भरा हुआ है, ये समझना, ये यहां भरा हुआ है, ठीक। इस लिक्विड की जो डेंसिटी है वो रो है, और इस वेसल में जो लिक्विड भरा हुआ है वो H है। अच्छा, यहां पे प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो P0 हमने क्या मान रखा है अभी, 0, कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं। तो इसका मतलब सिंपल ये पूरा लिक्विड ही यहां प्रेशर लगा रहा होगा। अच्छा, इसका जो वेसल है, इसका जो बेस एरिया है, बेस एरिया वो हमने मान लिया है A, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, प्रेशर क्या निकालने जा रहे हैं हम लोग, प्रेशर ऑन बॉटम ऑफ द वेसल,
ठीक है, ये हम निकालना चाहते हैं। तो यहां पे भी प्रेशर क्या है हमारा, 0, कोई प्रेशर नहीं है इसके ऊपर क्योंकि एटमॉस्फेयर कुछ नहीं लगा रहा, ठीक है। तो यहां पे हम निकालना चाहते हैं प्रेशर कितना होगा यहां पे, ठीक है। अब समझना, अगर यहां पे हम प्रेशर की बात कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे कि प्रेशर क्या होता है, तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। अगर ये फोर्स अपॉन एरिया है तो मुझे ये बताओ कि यहां पे फोर्स क्या होगा, तो आप बोलेंगे इसका अपना वेट ही होगा। भाई जो लिक्विड है वही तो फोर्स लगा रहा है, तो उसका वेट ही तो है जो जमीन खींच रही है। तो F को हम यहां क्या लिख देंगे, तो F इजिकल टू हो जाएगा M इंटू जी। क्या हो जाएगा बोलो, M इंटू जी। अगर ये M इंटू जी हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं बताओ, तो हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू P इज इक्वल टू M इंटू जी अपॉन ए। कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं इसको H से मल्टीप्लाई और इसको H से डिवाइड कर दूं तो आई होप आपको कोई दिक्कत तो होगी नहीं, बोलो। अच्छा ठीक है, ये बताओ बेस एरिया इंटू हाइट, अगर मैं इसका बेस ले लूं और इसकी हाइट ले लूं तो मुझे लिक्विड का क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल। तो दिस इज द लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, तो क्या लिख दूंगा, M अपॉन V वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इंटू GH इंटू GH। यहां पे बता दे रहा हूं V क्या है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। ये कंटेनर का वॉल्यूम नहीं है, लिक्विड का वॉल्यूम, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें, तो हमें मिलेगा P इज इक्वल टू, ये क्या होता है, रो जी एच। आ गया कि नहीं, तो क्या मिल गया हमें, रो जी एच, ठीक। तो ये रो जी एच मिल गया हमें। अब समझते हैं इसको, तो ये इसकी वजह से प्रेशर था। अब सोचो कि अगर हमारे पास यहां पे प्रेशर P0 0 नहीं होता तो अब यहां पे कितना होता, तो हम क्या बोलते हैं इसको कि यहां पे जो प्रेशर होता हमारा P, वो अब होता P0 प्लस रो जी एच। होता कि नहीं होता। अब क्या पता चला हमें कि अगर हम यहां पर हैं तो प्रेशर कितना है, P0। अब जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं, हाइट जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, बॉडी पे प्रेशर बढ़ने लगता है। तो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको, एब्सोल्यूट प्रेशर, जो आपके उसका होता है एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। और अगर मैं ये बोलूं कि P माइनस P0 तो क्या आ जाएगा, रो जी एच। तो इसको बोलते हैं एक्सिस प्रेशर। क्या कहते हैं हम इसको, एक्सिस, एक्सिस तो नहीं कहते, इसको बोलते हैं गेज प्रेशर। क्या बोलेंगे, गेज प्रेशर। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए इतना रख लीजिए। तो अब हमारा जो होगा नेक्स्ट लेक्चर, उसी में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, उसको पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो ठीक है, चलो थैंक यू, ये आप कर लीजिए इसको। नेक्स्ट लेक्चर फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, चलिए।